Hello and welcome back to you all in another lesson of our English grammar which is verb. आज हम बात करेंगे verb के बारे में। उससे पहले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए they were tenses, passive voice, narrations, जिसमें हमने सेंटेंस मेकिंग की बात की, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो ऑलरेडी हम वर्ब को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्पेसिफिक डिस्कशन होगा और आज केवल और केवल हम वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसका इम्प्लीकेशन लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम डिस्कशन करते हैं, कोई भी ग्रामर का जो टॉपिक होता है उसमें वर्ब का डिस्कशन हमेशा हमें करना ही होता है, क्योंकि लैंग्वेज में सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा हम नहीं बना सकते जिसमें वर्ब ना हो। तो कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दो चीज़ हमेशा सेंटेंस में हमें मिलेंगी। एक तो हमें मिलता है सब्जेक्ट और दूसरा मिलता है वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस क्योंकि हम नहीं बना सकते, जब सब्जेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में वर्ब भी जुड़ जाती है, वर्ब भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ की जाती है। तो वर्ब इंग्लिश के लिहाज से इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बना सकते। तो आज हम वर्ब के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ द वर्ड्स और इसी से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, तो बात करें वर्ब की, तो वर्ब एक वर्ड है जो आया है लैटिन वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं वर्बम। वर्बम क्योंकि एक लैटिन वर्ड है और इसी लैटिन वर्ड वर्बम से बना है वर्ब। वर्ब बेसिकली हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। नंबर 1 है एक्शन और नंबर 2 स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब ये है, या तो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताएगा, मतलब किसी काम के होने के बारे में बताएगा, या फिर वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कंडीशन बताएगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आई फील टायर्ड, I am happy, और तीसरा सेंटेंस है हमारा I go, and fourth sentence is she is teaching। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं, हम देख सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में देखें I feel tired, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है feel, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। जो मेंटल कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम जैसा भी फील करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो आई फील टायर्ड ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में भी वही बात की जा रही है, आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी भी एक मेंटल स्टेट है, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में हम होते हैं उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में बात करें आई गो, यहाँ पर ये जो गो है वो एक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये हमें किसी काम के होने की जानकारी दे रहा है। आई गो मैं जाता हूँ। फोर्थ सेंटेंस को देखिए, शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है। तो यहाँ पर भी जो टीचिंग है वो हमें किसी एक्शन की जानकारी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है वो हमें किसी एक्शन या फिर किसी कंडीशन, जिसको हम स्थिति बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, उसके बारे में बताता है। अगर हम वर्ब को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड used to tell something about person or thing। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बताने के लिए। मीन्स ऐसा वर्ड जो हमें किसी व्यक्ति के एक्शन के बारे में या फिर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की मेंटल स्टेट के बारे में बताते हैं, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के बारे में। तो वर्ब को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब।
पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इसमें से फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो डू, बी और हैव से बनते हैं। ओके, अब डू बी हैव से कौन से वर्ब बनते हैं? डू बी हैव से इज एम आर, बी की बात कर लेते हैं पहले। इज एम आर, वॉज वर, डिड, डज, हैज, हैड, ये होते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं हमारे कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, dare and last is need। तो ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो डू, बी, हैव से बनते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, डज, हैज और हैड। वहीं मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, डेयर, नीड, ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया हम, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो हमें डिस्कस करना है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करना है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आगे। फर्स्ट इज infinitive, सेकंड gerund, सेकंड है gerund और थर्ड है participle। तो मेन वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्योंकि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम एक नाम से और जानते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज इफ दैट कम्स विद द नेम ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब कहें या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब कहें, दोनों बातें सेम हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इनफाइनाइट वर्ब को हमने तीन हिस्सों में आगे डिवाइड किया, जिसमें से पहला था इन्फिनेटिव, दूसरा था जेरेंड और तीसरा था पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन्फिनेटिव को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव में हम टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन बेयर में सीधा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते। दैट्स द कॉन्सेप्ट। जेरेंड है, जेरेंड के कोई हिस्से नहीं होते, जेरेंड इंडिविजुअली होता है। और उसके बाद में लास्ट है हमारा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को भी हम आगे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल।
तो इस ओवरऑल पिक्चर को हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने दो तरह की वर्ब डिस्कस की, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो बनती है डू बी हैव से, और दूसरा हमने डिस्कस किया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं कैन कुड मे माइट लाइक दिस। दूसरी तरफ आते हैं मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि फाइनाइट वर्ब हमें स्टडी नहीं करनी, इसीलिए हम प्रेफरेंस जो देंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब पर देंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 इन्फिनेटिव और नंबर 2 जेरेंड और नंबर 3 है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या होते हैं दोनों। और दूसरा है जेरेंड और तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये है हमारा वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें हमें केवल दो चीज़ों को डिस्कस करना है, पहला है हमारा मॉडल वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। इन दो वर्ब्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल की। तो चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम बात करेंगे सबसे पहले इन्फिनेटिव के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, इन्फिनेटिव को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में। सिंपल इन्फिनेटिव होता है 2 + V1। 2 + V1 हमें सेंटेंस में कहीं भी देखने को मिलता है। 2 के बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है और वो सिंपल इन्फिनेटिव होता है। कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि सिंपल इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं, जैसे अग्री, हैपन, डिजायर, नीड, डेयर, होप, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना या फिर नकार देना, मना कर देना। नेक्स्ट, फेल, एक्सेप्ट, ग्लैड, हियर, विश, वांट। बहुत सारी वर्ब होती हैं जो कि सिंपल इन्फिनेटिव को फॉलो करती हैं। एक्चुअल में अगर इन सभी को हम देखते हैं तो ये सारी क्या है, वर्ब। इन वर्ब के साथ में हम टू को जोड़ के बनाएंगे। सबसे पहले बात करें अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। हैपन, होना। डिज़ायर, इच्छा करना। नीड का मतलब ज़रूरत। डेयर, हिम्मत। होप का मतलब आशा। ईगर डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्यूज़, फेल का मतलब असफल हो जाना। एक्सेप्ट, छोड़ देना। ग्लैड, खुशी होना। हियर, सुनना। विश का मतलब इच्छा रखना। तो ये सारे वर्ब हैं, इनके साथ में हमें टू का यूज़ करना है। टू के अलावा कोई और दूसरा प्रपोजिशन हम इनके साथ में नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखते हैं। I am glad for meeting you. I am glad for meeting you. ये सेंटेंस हमने बनाया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर के बाद में जो वर्ब आता है वो आईनी के साथ में ही आता है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर इसको हम स्टडी करेंगे तो हमें इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब हमारी ग्लैड यूज़ हो रही है और हमने ऊपर देखा ये जो ग्लैड है, ग्लैड के साथ में हम टू इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर की जगह पर रख देंगे टू। फॉर के बाद में जो वर्ब आईएनजी के साथ में आ रहा था उसको हटाकर टू के बाद में उसी मीटिंग को हम मीट करके रख देंगे। देन यू, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई एम ग्लैड टू मीट यू।
ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ये फ्रेजेस हमने कई बार सुने हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी एग्रीज फॉर गोइंग आउट विद यू। सेम वही कॉन्सेप्ट है, फॉर की जगह पर हम यहाँ टू रख देंगे और गोइंग की जगह पर गो रख देंगे, क्योंकि अग्री के साथ में भी हम टू का यूज़ करते हैं। शी अग्रीज टू गो आउट विद यू। तो सेंटेंस को हमें ऐसे ही बनाना है, ये वर्ब हमें चेक कर लेने हैं, इन वर्ब के साथ में हमें टू का यूज़ करना है और टू के बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की। कहीं पर भी हाउ के बाद में अगर हम किसी भी वर्ब को लगाते हैं, हाउ के बाद में अगर किसी भी वर्ब को लगाया जाता है तो वो वर्ब के पहले हम टू जोड़कर उसका इन्फिनेटिव बनाते हैं, राइट। और वो वर्ब क्योंकि टू आ रहा है इसीलिए वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, हाउ टू। हाउ टू के बाद में फिर वो वर्ब हमें कनेक्ट करनी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करता है मैनर ऑफ समथिंग, मैनर ऑफ समथिंग मतलब ये हमें बताता है किसी भी काम को करने का तरीका, कि कोई भी काम होता है वो कैसे होता है। अब हाउ टू के बाद में जो वर्ब का यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे नो। हम बात कर रहे हैं मैनर ऑफ समथिंग, तरीका बताने के लिए हाउ टू के स्ट्रक्चर में जो वर्ब यूज़ होंगी दैट इज़ नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, आस्क, शो एंड मैनी मोर। काफ़ी सारी वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये वर्ब जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, नो, लर्न, एक्सप्लेन, तो ये हमें किसी भी काम को करने का तरीका बताती हैं और उसमें हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है तो आई नो, इंग्लिश बोलना, तो हमें वर्ब लगाना है इंग्लिश बोलना, तो हम उसको हाउ टू से कनेक्ट करेंगे, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट, वर्ब को हमें ऐसे ही रखते जाना है टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ नाचना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग क्या करना, नाचना, हाउ टू डांस। तो यहाँ पर भी हमें एक तरीका पता चल रहा है कि मैं सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, कैसे सीख रहा हूँ। तो मैं सीख रहा हूँ नाचना, मैं सीख रहा हूँ कि नाचते कैसे, आई एम लर्निंग हाउ टू डांस। तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमने देखा हाउ टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो कि ऊपर लिखी हुई है, नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, एंड वर्ब का हम यूज़ करते हैं और इनके साथ में हम टू का यूज़ करते हैं और ये सारी वर्ब हमको फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज़ करनी है। ओके, तो बात करते हैं नीड और डेयर की। नीड और डेयर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेन वर्ब, जब हम इसको मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव वाला होगा, मतलब टू लगा के हम V1 लगाएंगे फर्स्ट, और दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं एज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, इसको हम मॉडल में स्टडी करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम मेन वर्ब की बात करते हैं। और जब हम नीड और डेयर के साथ में टू लगा देते हैं और टू के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। जब हम इसके साथ में टू नहीं लगाते, नीड और डेयर के बाद में जस्ट हम सीधा फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं तो वो हमारा मॉडल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई डेयर फाइट, आई डेयर फाइट और आई डेयर टू फाइट। मुझ में लड़ने की हिम्मत है, इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर डेयर का यूज़ एज अ मॉडल किया जा रहा है और यहाँ पर डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब किया जा रहा है और उसके आगे हम इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं 2 + V1। तो ऐसे ही हमें इसका यूज़ करना है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। किसी काम को करने की ज़रूरत है,
आपको स्टडी करने की ज़रूरत है तो यू नीड टू स्टडी। उसमें लड़ने की हिम्मत है तो ही डेयर्स टू फाइट। ये दो सेंटेंस है, तो यहाँ पर नीड और डेयर का यूज़ हम कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब और यहाँ पर इन्फिनेटिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इन्फिनेटिव के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया सिंपल इन्फिनेटिव, अब बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि बेयर इन्फिनेटिव, जिसको बेयर का मतलब, तो पहले हम ये समझ लें कि बेयर का मतलब होता है के बिना, विदाउट। विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना? टू के बिना। ठीक है, जब हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव के साथ में हम 2 + V1 लगाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव होता है तो हम उसमें से 2 हटा देते हैं और सीधा हमें V1 का ही यूज़ करना होता है। और इस बेयर इन्फिनेटिव को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब इसमें 2 का यूज़ नहीं होता। बेयर इन्फिनेटिव में हमें 2 का यूज़ नहीं करना, केवल हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है। अब कौन से वर्ब हैं जिसमें हम बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले बात करें सर्टेन वर्ब्स जो कि बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं, उसमें से लेट के बाद में हमें 2 की ज़रूरत नहीं होती वर्ब को जोड़ने के लिए। मेक के बाद में भी हम 2 का यूज़ नहीं करते। नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी एंड मैनी मोर वर्ब्स। काफ़ी सारी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हम सीधा V1 को यूज़ करते हैं। V1 के पहले हम 2 का यूज़ नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देखिए, जो हमने एडजेक्टिव में स्टडी किया था और जिसको हमने पैसिव वॉइस में भी स्टडी किया। इससे पहले हम पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, लेट मी गो। क्योंकि लेट एक इम्पेरेटिव वर्ड है और इम्पेरेटिव वर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ हम हमेशा करते हैं। लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हमेशा होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर कोई नाउन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि लेट और गो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन इसके बीच में 2 का यूज़ नहीं है। लेट मी गो, राइट। दूसरा देखते हैं मेक। तो आई मेक यू स्टडी। इसका मतलब कि मैं आपको पढ़वाता हूँ। तो आई मेक यू स्टडी, तो स्टडी भी वर्ब है और मेक भी वर्ब है। यहाँ पर हमने 2 का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है, 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या फिर नाउन आ सकता है। तीसरा बात करते हैं हेल्प की। हेल्प के साथ में कई बार हम 2 का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। हेल्प के साथ में कभी भी हम 2 का यूज़ नहीं करते, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है अगर हम हेल्प के साथ में 2 का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपकी पास होने में हेल्प करूँगा, तो आई विल हेल्प यू पास। ऐसे इसका यूज़ करना है। मैं आपकी सफल होने में हेल्प करूँगा तो आई विल हेल्प यू सक्सीड। सक्सेस का मतलब होता है नाउन और सक्सीड होता है इसका वर्ब। तो आई विल हेल्प यू सक्सीड, मैं आपकी सफल होने में मदद करूंगा। मैं आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश सीखने में हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे हमें हेल्प के साथ में भी 2 का यूज़ नहीं करना है। मतलब ये जितने भी वर्ब हमारे पास में दिए हुए हैं इनके साथ में जनरली हम 2 का यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें बेयर इन्फिनेटिव मतलब डायरेक्ट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो फ्रेजेस। ओके, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ फ्रेजेस की। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेकंड रूल में देखें तो फ्रेजेस फॉलो डायरेक्ट या फिर बेयर इन्फिनेटिव। ये हमारे पास में सर्टेन फ्रेजेस हम यहाँ देख सकते हैं। इनके साथ में हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। वर्ब के पहले यहाँ पर 2 का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैड बेटर की बात करें तो हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा, बेहतर होगा कि तुम जाओ। तो हैड बेटर यू गो, यू
गो। देखिए हैड बेटर यू का यूज़ हुआ है लेकिन गो के पहले टू का यूज़ नहीं हुआ। तो हैड बेटर यू गो, बेहतर होगा कि आप स्टडी कर लो। हैड बेटर यू स्टडी, बेहतर होगा कि आप तैयारी कर लो एग्ज़ाम की। हैड बेटर यू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, तो हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा किसी काम को करना। हैड रादर की बात करें, हैड रादर जिसको हम आगे चल के मॉडल्स में भी पढ़ेंगे, तो हैड रादर का मतलब होता है कि अपेक्षा। हैड रादर और वुड रादर दोनों का मतलब सेम है कि अपेक्षा। तो ये हमारा सेंटेंस है, आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करूँगा। देखिए देन का यूज़ भले ही यहाँ पर हुआ हो लेकिन हमने टू का यूज़ नहीं किया इसके पहले। आई वुड रादर डाई देन बेग, तो ये दो वर्ब आए हैं लेकिन टू का यूज़ नहीं किया है इसके पहले। सूनर देन के बाद में भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। और बात करें वाई और वाई नॉट, हाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार हम इसको बनाने में गलती कर जाते हैं। अगर हम शॉर्ट में वाई का यूज़ करते हैं, वाई नॉट का यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव के सेंस में नहीं करते लेकिन जनरली जस्ट एक शॉर्ट डायलॉग में हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों जाऊँ, तो वाई, जाना क्यों है इसको बोलते हैं वाई गो। क्यों आना है, वाई कम। क्यों खेलना है, वाई प्ले। ऐसे हम वाई के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जब हम वाई के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे, वाई नॉट गो, क्यों ना जाएं, क्यों ना स्टडी करें, वाई नॉट स्टडी। क्यों ना हम पार्टी सेलिब्रेट करें, वाई नॉट सेलिब्रेट द पार्टी, वाई नॉट सेलिब्रेट द पार्टी। क्यों ना हम खेल लें, वाई नॉट प्ले। तो ऐसे जब हम वाई नॉट का यूज़ करते हैं, सूनर देन को हम आगे चल के पढ़ेंगे। सूनर देन लेटर होता है, नो सूनर देन होता है, तो उसके बाद में भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देन के बाद में हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल था वुड रादर, तो रादर के साथ में हमने देन का यूज़ तो किया, वैसे ही सूनर देन होता है लेकिन टू का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बाद में हम टू का यूज़ नहीं करते, सीधा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। एक तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब जब टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में आता है तो उसको हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। और जब किसी वर्ब के बाद में हम दूसरा वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन उसके साथ में हम टू का यूज़ नहीं करते तो हम उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ओके, तो अभी हम आगे चलेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इन्फिनेटिव से रिलेटेड दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हम देखें, आई सॉ हर। तो यहाँ पर हम इस वीप को टू के साथ लगाएंगे या फिर टू के बिना लगाएंगे। सी, यहाँ पर आई सॉ हर टू वीप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जैसे कि हमने देखा था वॉच सी के साथ में हमको टू का यूज़ नहीं करना होता है, तो ही सॉ हर वीप, दैट्स इट। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, लेट हिम। सी, लेट के बाद में भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्ब दिया हुआ है लेट हिम डू दिस वर्क, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। आगे बढ़ते हैं, आई वॉज मेड। मेक से ही बना है मेड, और मेक के बाद में हम टू का यूज़ नहीं करते, तो लाफ। तो आई वॉज मेड लाफ, मुझे हंसाया गया। सी, यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं हैड बेटर, और हैड बेटर के साथ में हमें विदाउट टू ही बात करनी होती है, बेयर इन्फिनेटिव, तो आस का यूज़ होगा। नेक्स्ट चलिए, वुड रादर, अगेन सफ़र को हम यहाँ पर रख देंगे। आई वुड रादर डाई देन सफ़र, मैं मरना पसंद करूँगा परेशानी उठाने के। नेक्स्ट देखिए, यू डू नथिंग बट। तो नथिंग बट इसके बाद में भी हमको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। यू डू नथिंग बट प्ले, तुम कुछ नहीं करते खेलने के अलावा, तो यू डू नथिंग बट प्ले, तो टू का यूज़ हमें यहाँ नहीं करना है। अगेन कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन ब्रैकेट विद और विदाउट टू। हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ब सेंटेंस के लास्ट में दी हुई है, तो हमें ये देखना है कि वो टू के साथ आएंगी या फिर बिना टू के यूज़ होंगी। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट माई हाउस। सी, आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट माई हाउस, ये सही है। दूसरा सेंटेंस देखें, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टू बी बेनिफिशियल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो एक्सरसाइज के बाद में टू तो आने से रहा, तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। सी, यहाँ पर हम केवल बी को रखेंगे, अकेला टू का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के बाद में डायरेक्ट हम टू नहीं जोड़ सकते।
तो केवल हम बी को रखेंगे और बी को हमने इस बना के रख दिया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने डिस्कस किया पैसिव वॉइस में, हमने डिस्कस किया टेंसेस में एंड नरेशंस टू। तीसरे सेंटेंस पर आ जाइए। वी सॉ हिम डैश टू लीव। वी सॉ हिम, सी, यहाँ पर भी सी का यूज़ हो रहा है अगेन, तो सी के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। वी सॉ हिम लीव, टू के बिना आएगा। द मदर मेड द चाइल्ड, लाइक यहाँ पर अगेन मेक का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर टू के बिना हम यूज़ करेंगे द मदर मेड द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। केवल हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने स्टडी किए हुए हैं। ही वुड रादर डाई देन, सी, वुड रादर का यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर विदाउट टू ही आएगा, टेल रख देना है यहाँ पर। ही वुड रादर डाई देन, हमें इसका मीनिंग भी निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, और इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। आई होप, अब होप के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं जो कि हमने देखा था सिंपल इन्फिनेटिव में। तो आई होप टू पास दिस टाइम, मुझे उम्मीद है इस बार पास होने की। बहुत बार हम इसका यूज़ भी करते हैं, होप टू मीट यू सून, तो होप के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। द टीचर परमिटेड द बॉयज़, अब द टीचर परमिटेड द बॉयज़, तो परमिट के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है मिस्टर बोस आस्क हर सन, अब आस्क के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, तो मिस्टर बोस आस्क हर सन टू कम होम बिफोर डार्क। ऑलराइट, तो हम ये टू कम को ऐसा कैसे ही यहाँ पर रख देंगे क्योंकि वर्ब हमारी आस्क है और आस्क के साथ में हम इन्फिनेटिव सिंपल फॉलो करते हैं टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्फिनेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेरेंड के बारे में।